हेलो भाई, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बेहतरीन होंगे, अपने घर पर बेहतरीन ढंग से रह रहे होंगे। आज हम आपके लिए एसएससी सीजीएल टीयर 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर सेट 31 लेकर के आए हैं, जो कि एक बेहतरीन सेट हो सकती है। ठीक है, बीते हुए को बदला नहीं जा सकता, लेकिन भविष्य तो आपके हाथ में है। ठीक है, इसी जोश के साथ आगे बढ़ते रहिए। आप रेगुलर मेरे साथ जुड़े हुए रहिए और जीवन में खूब आगे बढ़िए। चलिए, तो हम क्वेश्चन नंबर 1। मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है? आईसीसी विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक रन बनाने वाले रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम दर्ज है? ऑप्शन 1 सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन 2 ब्रायन लारा, ऑप्शन 3 इमरान खान, ऑप्शन 4 डॉन ब्रैडमैन। तो मेरे भाई, आईसीसी विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी के रिकॉर्ड में किस खिलाड़ी का नाम शामिल है? तो मेरे भाई, सबसे इसका सही उत्तर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। आप सभी लोग इसका उत्तर जानते होंगे, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सचिन तेंदुलकर। आइए हम जानते हैं इनके बारे में थोड़ी बहुत बातें। देखिए, ये जो हमारे सचिन तेंदुलकर जी हैं, जिन्हें हम मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जानते हैं, इन्हें 2013 में भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था और अर्जुन अवार्ड 1994 में किया गया था, तथा राजीव गांधी अवार्ड 1997 में एवं पद्म श्री पद्म विभूषण अवार्ड 1999 और 2008 में प्रदान किया गया था। ठीक है, इनका पूरा नाम सचिन रमेश तेंदुलकर है। वे भारतीय पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय टीम के कप्तान के रूप में कार्य किया। उन्होंने व्यापक रूप से क्रिकेट के इतिहास में सबसे महान बल्लेबाजों में से एक माना जाता है। वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक के सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 30,000 से अधिक रन पूरा करने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं, जिन्होंने उन्हें प्यार से लिटिल मास्टर या मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि मैं आपको पहले बताए हैं। तो मेरे भाई, आईसीसी विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक रन बनाने वाला रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम दर्ज है? तो सचिन तेंदुलकर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तुका रोई का लड़ाई कब लड़ी गई थी? तुका रोई की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1575। तुका रोई की लड़ाई 1575 ईस्वी में लड़ी गई। आइए हम जानते हैं तुका रोई की लड़ाई के बारे में कुछ बातें। तुका रोई की लड़ाई 3 मार्च 1575 को अकबर और बंगाल की सल्तनत के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में मुगल सेना ने जीता और इसके परिणाम स्वरूप बंगाल की मुगल पराजय हुई। ठीक है, बंगाल का क्या होता है? सल्तनत पराजय हुआ। वह लड़ाई वर्तमान में उड़ीसा के बालासोर जिले में स्थित तुकारोई नामक गांव में लड़ी गई थी। यानी कि तुकारोई किसके किसके बीच लड़ी गई थी? अकबर और बंगाल के सल्तनत के बीच लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी? 3 मार्च 1575 ईस्वी को। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। चुंबकीय क्षेत्र की माप का इकाई क्या है? आपके पास ऑप्शन है हर्ट्ज, ऑप्शन 2 ओम, ऑप्शन 3 टेस्ला, ऑप्शन 4 एम्पियर। तो मेरे भाई, चुंबकीय क्षेत्र की माप का इकाई टेस्ला है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? टेस्ला। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? टेस्ला। आइए हम जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बातें। देखिए, हर्ट्ज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई यूनिट्स में आवृत्ति का व्युत्पन्न इकाई। हर्ट्ज किसका इकाई है? आवृत्ति का है। ओम किसका है मेरे भाई? ओम विद्युत प्रतिरोध का इकाई है। टेस्ला किसका है? तो चुंबकीय क्षेत्र का है। एम्पियर किसका है? विद्युत प्रवाह का इकाई है। एम्पियर किसका है मेरे भाई? विद्युत प्रवाह का एसआई यूनिट है। क्या है? एसआई यूनिट है। हर्ट्ज के बारे में आप जान गए। हर्ट्ज किसका है? आवृत्ति का। ओम किसका है? प्रतिरोध का, विद्युत प्रतिरोध का। टेस्ला किसका है? चुंबकीय क्षेत्र का। एम्पियर किसका है? विद्युत प्रवाह का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या पड़ता है? तो कैसे हैं भाई आप लोग जल्दी जल्दी अपना हैंडसअप कीजिएगा। क्लास में मजा आ रहा है आपको? चलिए, कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या है? तो मेरा भाई, इसका सही उत्तर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या होगा? तो सकल घरेलू उत्पाद में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 5। पुस्तक द वर्ड ऑफ टाइम सॉन्ग्स ऑफ लाइफ डेथ एंड स्प्रिंग के लेखक कौन है? पुस्तक द वर्ड ऑफ टाइम सॉन्ग्स ऑफ लाइफ डेथ एंड स्प्रिंग के लेखक कौन है? जल्दी से उत्तर बताएंगे सभी लोग। ऑप्शन 1 है सरोजनी नायडू, ऑप्शन 2 विक्रम सेठ, ऑप्शन 3 रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन 4 स्वामी विवेकानंद। तो मेरे भाई, इसका सही उत्तर हो जाएगा सरोजनी नायडू। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू। आइए हम जानते हैं इनके बारे में कुछ बातें। देखिए, पुस्तक द वर्ड ऑफ टाइम सॉन्ग्स ऑफ लाइफ डेथ एंड स्प्रिंग के लेखक सरोजनी नायडू जी हैं। ए सुटेबल बॉय के लेखक विक्रम सेठ हैं।
गीतांजलि के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर और भक्ति योगा के लेखक स्वामी विवेकानंद थे। ठीक है, तो मेरे भाई पुस्तक द वर्ड ऑफ टाइम सॉन्ग्स ऑफ लाइफ डेथ एंड स्प्रिंग के लेखक कौन है? तो सरोजिनी नायडू। एक बार साथ साथ याद कर रिवीजन कर लेते हैं कि जिससे कि हमको क्या हो जाएगा, याद होता रहेगा। ठीक है, आप साथ साथ मेरे साथ बोल करके याद करते रहिएगा। ठीक है मेरे भाई, मनीष, सोमू, मोनू, क्या कहते हैं, अमन, सूरज, श्रवण, सभी आदमी क्या करेंगे, मेरे साथ बोलेंगे और इसको याद करते चलेंगे। ओरियन तारा मंडल किस नाम से जाना जाता है? तो मेरे भाई ओरियन तारा मंडल हंटर नाम से जाना जाता है। तो ओरियन तारा मंडल किस नाम से जाना जाता है? तो हंटर नाम से जाना जाता है। आइए हम चलते हैं ओरियन तारा मंडल के बारे में भी कुछ बातें जानते हैं। ओरियन तारा मंडल को रात के आकाश में सबसे प्रतिभाशाली और सबसे प्रसिद्ध ज्ञात नक्षत्रों में से एक माना जाता है। यह आकाशीय भूमध्य रेखा पर स्थित है। प्राचीन काल से ओरियन को जाना जाता है, तारामंडल को हंटर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह एक ग्रीक पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। इस पौराणिक हंटर ओरियन का प्रतिनिधित्व करता है, जो अक्सर वृष और बैल के प्रहार का सामना करने के साथ ही तारे के नक्शे में चित्रित किया जाता है। तो मेरे भाई आप इतना ही जानिए, ओरियन तारा मंडल किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हंटर नाम से। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हंटर नाम से। ओरियन तारा मंडल हंटर। चलिए, इसको ज्यादा डिटेल जानने की जरूरत नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मेरे भाई तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। आइए हम जानते हैं वाष्पीकरण, संघनन, निर्धारणा के बारे में बातें। देखिए, वाष्पीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी तरह की गैस को किसी द्रव को गैस की अवस्था में बदलता है, किसी तरह नहीं। यह वाष्पीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी द्रव को गैस में बदल देता है। संघनन ऐसी प्रक्रिया है जो गैस को द्रव की रूपांतरण करता है। यानी कि जो गैस रहेगा उसको अगर द्रव में रूपांतरण कर दिया तो क्या हो जाएगा? संघनन। लेकिन जो द्रव है उसको हम क्या कर दिए? गैस में रूपांतरण कर दिए, तो उसका तो क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण। ठीक है। निर्धारणा क्या है? निर्धारणा मिश्रित द्रव पदार्थ के मिश्रण और एक सस्पेंशन जैसे ठोस मिश्रण के पृथक्करण करने की प्रक्रिया है। तो मेरे भाई आप सभी ऑप्शंस के बारे में जानने होंगे। तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो वाष्पीकरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, लूसी बोली किस राज्य में बोली जाती है? तो मेरे भाई लूसी बोली किस राज्य में बोली जाती है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन 1 है मिजोरम, ऑप्शन 2 गोवा, ऑप्शन 3 मणिपुर, ऑप्शन 4 केरल। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा मिजोरम। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मिजोरम। आइए हम जानते हैं मिजोरम के बारे में कुछ बातें। मजा आ रहा है तो हैंड्सअप करेंगे भाई। आपको मजा आ रहा है तो हैंड्सअप कीजिए। देखिए, ये जो राज्य है, कौन सा राज्य है मेरे भाई? मिजोरम राज्य है। कौन सा राज्य है? मिजोरम राज्य है। ठीक है, उसको हम यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर दिए तो यह क्या आ गया? यही राज्य क्या है? मिजोरम है। यह भारत के किससे? त्रिपुरा, मणिपुर, आसाम की सीमा से, यानी भारत राज्य के 3 राज्य से यह सटा हुआ एरिया है। साथ ही यह म्यांमार से भी सीमा साझा करता है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। इसकी राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई है। मुख्यमंत्री जोरमथांगा है। उप मुख्यमंत्री तंबुलैया है। यहाँ की विधानमंडल एक सदनीय है। संसदीय क्षेत्र यहाँ में राज्यसभा में 1 सीट, लोकसभा में 1 सीट है। यहाँ की आधिकारिक भाषा मिजो और अंग्रेजी है। स्टेट ऑफ सिंबल्स ऑफ मिजोरम, यानी कि मिजोरम के सिंबल्स हैं एनिमल, शेरो एनिमल वहाँ के राजकीय सिंबल, राजकीय पशु है। वहाँ के राजकीय पक्षी मिस ह्यूमेल्स फिसेंट है। वहाँ के राजकीय ट्री इंडियन रोज स्टंट है। वहाँ का राजकीय फ्लावर यानी कि राजकीय फूल रेड वैंडा है। तो मेरे भाई लूसी किस राज्य में बोली जाती है? तो मिजोरम में। आप मिजोरम के बारे में कुछ बातें आप जान चुके हैं। तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? मेरे भाई ऑप्शन आपके पास सामने दिया हुआ है, इसका सही उत्तर बताइएगा। संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? लोकसभा अध्यक्ष। संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेता है। हमारे वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं, जिनका फोटो देख रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष विधेयक को ऊपरी सदन में भेजने से पहले धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है
और अध्यक्ष का निर्णय दोनों सदनों के लिए बाध्यकारी होता है। वह सदन के पूर्ण अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि अध्यक्ष क्या करता है, सदन के पूर्ण अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है और निर्णय करता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ठीक है, धन विधेयक का संचय विधेयक क्या होता है? धन विधेयक या संचय विधेयक एक ऐसा विधेयक है जो केवल कराधान या सरकारी खर्च के लिए खर्च की चिंता करता है। ठीक है, अध्यक्ष लोकसभा के महासचिव के यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष किसको नियुक्त करते हैं? तो मेरे भाई लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति करती है। लोकसभा स्पीकर लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होता है। ठीक है, यानी कि लोकसभा का मुख्य अधिकारी होता है। मुख्य न्यायाधीश की समतुल्य अध्यक्ष भारत सरकार के पदानुक्रम में 6ठे स्थान पर है। यानी कि भारत में सबसे पहला स्थान पर कौन आता है? तो राष्ट्रपति है। तो लोकसभा अध्यक्ष 6ठे स्थान पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, रेहुखिम या काउरी शॉल किस राज्य की पारंपरिक परिधान है? ऑप्शन 1 है असम, ऑप्शन 2 झारखंड, ऑप्शन 3 उड़ीसा, ऑप्शन 4 नागालैंड। रेहुखिम या काउरी शॉल किस राज्य का पारंपरिक परिधान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई नागालैंड। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नागालैंड। हाउस द जोश ब्रो, हाउस द जोश। एक बार भारत माता की जय का नारा लगाइए, एक बार जल्दी से जोर से, भारत माता की जय। चलिए, रेहुखिम या काउरी शाल किस राज्य का पारंपरिक परिधान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागालैंड। आइए हम जानते हैं नागालैंड के बारे में कुछ बातें। ये जो दिखाई दे रहा है कौन सा राज्य है मेरे भाई? नागालैंड है। ये किस किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो मेरे भाई यह उससे जुड़ा हुआ है, क्या कहते हैं, असम से और मणिपुर से और अरुणाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है एवं वह पूर्व में म्यांमार से भी सीमा साझा करता है। इसका फॉर्मेशन यानी कि इसका गठन 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को किया गया। इसकी राजधानी कोहिमा है। इसका सबसे बड़ा शहर दीमापुर। इसमें कुल 12 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, गवर्नर यहाँ के RN रवि हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर यांथिंगो पैटॉन है। ठीक है, यहाँ का लेजिस्लेचर यानी कि यहाँ का जो विधानसभा यूनिसिमल यानी कि एक सदनीय है, 60 सीट की विधानसभा है। इसमें पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी यानी कि राज्यसभा की सीट 1 है और लोकसभा की सीट भी क्या है? 1 है। तो मेरे भाई रेहुखिम या काउरी शॉल किस राज्य की पारंपरिक परिधान है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नागालैंड। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं? तो मेरे भाई भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद के समय को कहते हैं। क्या किसे कहते हैं? प्रश्नकाल के तुरंत बाद के समय को कहते हैं। आइए हम चलते हैं इसके बारे में कुछ बातें जानते हैं। और शून्यकाल एक समय अवधि है जिसमें संसद सदन में सरकार के लोगों से अनिश्चितकालीन प्रश्न पूछते हैं। पूछे गए प्रश्न अत्यंत सार्वजनिक महत्व के होते हैं जिन्हें सरकार के तत्कालीन स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो शून्यकाल में क्या होता है? अनिश्चित काल तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसमें सरकार को स्पष्टीकरण देने की क्या होती है? आवश्यकता होती है। भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं? प्रश्नकाल के तुरंत बाद के समय को हम क्या कहेंगे? शून्यकाल कहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसे भारत का विशाल घाटी कहा जाता है? ऑप्शन 1 गंगानी विशाल घाटी, ऑप्शन 2 लैतलम घाटी, ऑप्शन 3 चंबल नदी घाटी, ऑप्शन 4 गांधी कोटाका विशाल घाटी। तो मेरे भाई निम्नलिखित में किसे भारत का विशाल घाटी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गांधी कोटाका विशाल घाटी। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? गांधी कोटाका विशाल घाटी। आइए हम जानते हैं गांधी कोटाका विशाल घाटी के बारे में कुछ बातें। गांधी कोटा का कंठ यानी गांधी कोटा का विशाल घाटी आंध्र प्रदेश में पेन्नार नदी पर स्थित है। इसे भारत के महान दर्रा के रूप में जाना जाता है। महान दर्रा अमेरिका के एरिजोना में स्थित है। यानी कि जो महान दर्रा है उसका एक नाम है जो कहाँ पर स्थित है एक और, तो अमेरिका के एरिजोना में स्थित है। ठीक है, एक कंठ एक घाटी जो खड़ी चट्टानों की लंबी पट्टियों के बीच बहते हुए पानी के स्रोत से बनती है। पेन्नार नदी के सदियों से गंडकोटा में चट्टानों को काट दिया होगा, जो कि आज हम देखते हैं। यानी कि क्या कह रहा है, ये होता क्या है कंठ? तो मेरे भाई यही चीज होता है जो अगर दो पहाड़ के बीच से ये जो पानी नदी गुजरे उसे हम क्या कहेंगे? बहते हुए पानी का स्रोत। क्या उसके हम क्या कहते हैं? गॉर्ज कहते हैं, यानी कि घाटी कहते हैं। ठीक है, तो
गांडीकोटा का कंठ यानी गांडीकोटा का घाटी कहाँ पर स्थित है? तो मेरे भाई आंध्र प्रदेश के पेन्नार नदी में स्थित है। तो मेरे भाई हाउस द जोश ब्रो। क्वेश्चन नंबर 13 पर चले। क्वेश्चन नंबर 13, कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई थी? ऑप्शन 1 है आपके पास 1540, ऑप्शन 2 1524, ऑप्शन 3 1556, ऑप्शन 4 1536। तो मेरे भाई कन्नौज की लड़ाई 1540 में लड़ी गई। कब लड़ी गई? 1540 में लड़ी गई। आइए हम जानते हैं दोनों ऑप्शन के बारे में, कन्नौज की लड़ाई के बारे में। कन्नौज की लड़ाई 17 मई 1540 को भारत के उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में लड़ी गई थी। यह अफगान शेरशाह सूरी मुगल शासक हुमायूं के बीच लड़ाई थी। तो कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई थी मेरे भाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1540 ईस्वी। चलिए, कन्नौज की लड़ाई 1540। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जब स्थापन्य उत्पादों की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग वक्र में क्या परिवर्तन होगा? तो मेरे भाई जब स्थापन्य उत्पादों की कीमत में वृद्धि होगी तो मांग वक्र भी क्या होगा? बाहर की ओर खिसकेगा। क्या हो जाएगा सही उत्तर इसका? बाहर की ओर खिसकेगा। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बाहर की ओर खिसकेगा। चलिए, मजा आ रहा है तो हैंड्सअप करेंगे, मजा आ रहा है तो हैंड्सअप कीजिए, जल्दी जल्दी हैंड्सअप करेंगे भाई। भारत के सुदूर पूर्वी बिंदु क्या है? यानी कि भारत के सुदूर पूर्वी यानी कि सबसे पूरब में कौन सा बिंदु स्थित है? ऑप्शन 1 किबुथु, ऑप्शन 2 बोखा, ऑप्शन 3 मोका चनंग कचंग, ऑप्शन 4 दौलचारा। तो इसका भाई सही उत्तर हो जाएगा किबुथु। इसका सही उत्तर क्या जाएगा? किबिथु। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? किबिथु। भारत के सुदूर पूर्वी बिंदु कौन है? किबिथु। आइए हम जानते हैं किबिथु के बारे में कुछ बातें, और जिस राज्य में वह किबिथु पड़ता है उसके बारे में कुछ बातें। तो मेरे भाई किबिथु अरुणाचल प्रदेश का एक शहर है। यह एलएसी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थित भारत के सबसे पूर्वी स्थायी रूप से आबादी वाले शहरों में से एक है। यह पूर्वोत्तर भारत के चरम उत्तर पूर्व के अंतिम रोड हेड पर स्थित है। लोहित नदी भारत में किबुथी में प्रवेश करती है। लोहित नदी भारत में किधर से प्रवेश करती है? तो किबुथी से प्रवेश करती है। ठीक है, ये जो आप मैप में देख रहे हैं ये कौन है? तो मेरे भाई अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश नागालैंड असम से सीमा साझा करता है, और यह भूटान, चीन और म्यांमार जैसे देशों से भी सीमा साझा करता है। तो मेरे भाई अरुणाचल प्रदेश के बारे में और बातें जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश का गठन 20 फरवरी 1987 को किया गया। राजधानी इसकी ईटानगर है। इसमें कुल 25 जिले। राज्यपाल इसके बीडी मिश्रा जी हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी। विधानसभा यहाँ विधान मंडल यहाँ का 1 सदनीय है। संसदीय राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीट है। यहाँ से उच्च न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय ईटानगर बेंच से जो संचालित होती है। ठीक, आधिकारिक भाषा यहाँ की क्या है? अंग्रेजी है। तो यानी कि अरुणाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16, उस तत्व की पहचान कीजिए जो पृथ्वी की बाहरी परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। उस तत्व की पहचान कीजिए जो पृथ्वी की बाहरी परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। आइए हम जानते हैं कुछ और बातें। ऑक्सीजन पृथ्वी की परत में पाया जाने वाला सबसे प्रचुर तत्व है। यानी कि मेरे भाई ऑक्सीजन पृथ्वी की अगर परत है ना उसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। पृथ्वी के 46.6% भाग में ऑक्सीजन होती है। पृथ्वी की परत में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, सिलिकॉन उससे थोड़ा सा कम, एल्यूमिनियम उससे थोड़ा सा कम, लोहा उससे थोड़ा सा कम और कैल्शियम सब उससे थोड़ा सा कम मात्रा में होती है। यानी कि सबसे प्रचुर मात्रा में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। पृथ्वी की परत में एल्यूमिनियम सबसे प्रचुर धातु है। अगर तत्व कोई बोल दिया तो क्या हो जाएगा भाई? बताइए जल्दी से। ऑक्सीजन। लेकिन अगर पूछ दिया धातु तो क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। पृथ्वी की परत में सबसे अधिक प्रचुर धातु कौन सी है? तो एल्यूमिनियम है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं? 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17, सह्याद्री पर्वतमाला भारत के किस राज्य से लेकर दक्षिणी भाग कन्याकुमारी तक फैली हुई है? सुदूर दक्षिणी भाग कन्याकुमारी तक फैली हुई है। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या भाई? गुजरात। इसका सही क्या उत्तर हो जाएगा? गुजरात। सह्याद्री पर्वतमाला भारत के किस राज्य से लेकर सुदूर दक्षिण भाग कन्याकुमारी तक फैली हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। आइए हम इसके बारे में थोड़ी बहुत और जानकारी प्राप्त करते हैं। सह्याद्री या परोपकारी पर्वत को पश्चिमी घाट के रूप में भी जाना जाता है। सह्याद्री पर्वत को किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट के रूप में भी जाना जाता है। यह गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक फैले हैं। भारत में स्थित पश्चिमी घाट एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है।
जो भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के समानांतर चलता है। यानी कि पश्चिमी घाट पश्चिमी घाट क्या है, एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी में भी शामिल है कि नहीं भाई। यह सह्याद्री पर्वतमाला भारत के किस राज्य से लेकर सुदूर दक्षिणी भाग कन्याकुमारी तक फैली हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है, जल्दी से बताइए अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सैयद अहमद खान। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? सैयद अहमद खान। अब हम जानते हैं इसके बारे में कुछ बातें। सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन से जुड़े हैं। उन्होंने 1875 में अलीगढ़ आंदोलन का आयोजन किया और स्थापना किया। वह मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में स्थित है। यह मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में क्या स्थित है। यानी कि जो सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किया था वो किस कॉलेज से किया था? तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ से। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? इस्लाम के प्रति अपनी निष्ठा को कमजोर किए बिना भारतीय मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, इसका दूसरा उद्देश्य थे पर्दा, बहु विवाह, विधवा पुनर्विवाह, महिलाओं की शिक्षा, दास तलाक आदि से मुसलमानों के बीच सामाजिक सुधारों की शुरुआत करना। तो मेरे भाई ये तो आप बेहतरीन ढंग से समझोगे अलीगढ़ आंदोलन के किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो अगर क्लास अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। बेंड योर बैंक वाक्यांश किस खेल में किया जाता है? वाक्यांश का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, यानी कि वह शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है, ये भी आपसे पूछ रहा है। तो मेरे भाई ऑप्शन 1 है हॉकी, ऑप्शन 2 फुटबॉल, ऑप्शन 3 वॉलीबॉल, ऑप्शन 4 क्रिकेट। तो मेरे भाई बेंड योर बैंक वाक्यांश क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। बेंड योर बैंक का वाक्यांश कौन खेल से जुड़ा हुआ है? क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। तो आइए हम जानते हैं इसके बारे में कुछ बातें। बेंड योर बैंक यह एक तेज गेंदबाज द्वारा पिच की परिस्थितियों का उपयोग करके अपनी गति बढ़ाने के लिए किए गए अतिरिक्त प्रयास को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। क्रिकेट में कई शब्दावली है जैसे ऑल आउट, अपील, बैकफुट, बोल्ड, ब्रेस, कवर, बाउंसर इत्यादि। तो मेरे भाई बेंड योर बैंक किस खेल में किया जाता है प्रयोग? तो क्रिकेट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित भारतीयों में से जापान में डार्टिंगटन हॉल स्कूल के संस्थापकों में से कौन थे? तो मेरे भाई निम्नलिखित में से कौन थे डार्टिंगटन हॉल स्कूल के संस्थापक? तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म बंगाल में हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर जापान में डार्टिंगटन स्कूल के संस्थापकों में से एक थे। गीतांजलि उनके द्वारा लिखी गई कविताओं का संग्रह है और टैगोर को इस काम के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। 7 मई को उनकी जयंती पूरे भारत में मनाई जाती है। भारत और बांग्लादेश के लिए राष्ट्रगान के रूप में लिखे गए गीतों का उपयोग उन्हीं के लिखे गए राष्ट्रगान का उपयोग किया जाता है। यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर एकमात्र कवि हैं जिनका लिखा हुआ राष्ट्रगान 2 देशों में प्रयोग किया जाता है, यानी कि 2 देशों में उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 21। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? तो मेरे भाई भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में स्थित है। यह इंडिया गेट के सामने स्थित है। ठीक है, ये जो आप फोटो देख रहे हैं क्या है, किसका फोटो मेरे भाई? राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। यहाँ पर नेशनल वॉर मेमोरियल है, ठीक है, का स्मारक है। इसमें 1961 में जो शहीद हुए थे हमारे जवान चीन के युद्ध में, उन सभी का नाम लिखा हुआ है इसके दीवारों पे। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? नई दिल्ली। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में बंगाल में किसकी स्थापना की थी? तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इंडियन एसोसिएशन। 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद बोस द्वारा ब्रिटिश भारत में स्थापित पहला स्वीकृत राष्ट्रवादी संगठन था। इस एसोसिएशन के उद्देश्य लोगों की राजनीतिक, बौद्धिक एवं भौतिक उन्नति की हर बैच माध्यम से बढ़ावा देना था। यानी कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में किनके द्वारा किया गया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस द्वारा किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। सबसे बड़ा तारामंडल किसे माना जाता है?
तो मेरे भाई सबसे बड़ा तारामंडल किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर जल्दी से बताइए। तो सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा को माना जाता है। किसे माना जाता है? हाइड्रा को माना जाता है। चलिए हाइड्रा के बारे में कुछ बातें जानते हैं। हाइड्रा सबसे बड़ा तारामंडल है। यह 1303 वर्ग किलोमीटर को मापता है और यह 100 डिग्री से अधिक लंबा भी है। सेंटोरस सबसे चमकीला तारा है। क्रक्स, जिसे दक्षिणी क्रॉस के रूप में भी जाना जाता है, सबसे छोटा तारामंडल है। क्रक्स सबसे छोटा तारामंडल, सेंटोरस सबसे चमकीला तारामंडल। ठीक है। कैनिस प्रमुख तारामंडल सबसे चमकीला तारा सीरियस है। सीरियस है, यानी कि सीरियस क्या है? कैनिस प्रमुख तारामंडल सबसे चमकीला तारामंडल है। ठीक है। तारामंडल सितारों का एक समूह है जो एक विशेष आकार बनाते हैं। आमतौर पर इसे आकार के अनुसार नामित किया जाता है। आधारिक तौर पर अब तक मान्यता प्राप्त कुल 88 तारामंडल है। अभी तक कुल कितने तारामंडल मिल चुके हैं हम लोग को? तो मेरे भाई अब तक कुल तारामंडल है 88 तारामंडल। कितने हैं मेरे भाई? 88 तारामंडल जो मान्यता प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 24। ध्वनि तरंगों का वह गुण जिससे ध्वनि का तरंग निर्धारित होता है, वह ध्वनि क्या है? तो मेरे भाई वह ध्वनि का क्या है? ध्वनि तरंगों का वह गुण जिससे ध्वनि का तरंग निर्धारित होता है, तो वह ध्वनि की क्या है? तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा आवृत्ति। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? आवृत्ति। आप साथ साथ याद कर रहे हैं ना भाई? याद कर रहे हैं तो हैंड्सअप करेंगे। मजा आया ना आज की क्लास में? चलिए हैंड्सअप करिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। उस घटना प्रकाश के परिकिरण द्वारा संचालित को क्या का नाम दिया गया जिससे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर्वत की चोटी गुलाबी या संतरी रंग की हो जाती है? तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्पेनगलो। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अल्पेनगलो। इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्पेनगलो। तो मेरे भाई आज भर के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में दिशा लेते रहिए, खूब आगे बढ़िए। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। चलिए।